मेरा खून खौल के रह गया था। आखिर वो शख्स अपने आप को समझता क्या था। मैं ठीक 9 बजे हॉल में पहुंच चुकी थी, जहां पर मंगनी की रस्म अदा की जा रही थी। उस शख्स को एक हसीन दोशेजा के साथ बैठा देखकर मेरे तो तन बदन में आग सी लग गई। मैंने आओ देखा ना ताओ, मेहमानों को पीछे हटाते हुए बड़े जारहाना अंदाज में आगे बढ़ी और स्टेज पे चढ़ गई। सामने बैठे नौजवान को मैंने कहा कि शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तुमने गैरत बेच खाई है? मोहब्बत की पींगे तुमने किसी और के साथ लड़ाई, शादी इस लड़की के साथ कर रहे हो। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इससे मंगनी करते हो। वो नौजवान फौरन से खड़ा हो गया, कहने लगा, मोहतरमा आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। मैंने कहा, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुमने जो कुछ मेरी दोस्त के साथ किया है, मैं तुम्हें किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मोहब्बत तुमने मेरी दोस्त से की और उसका पूरा पूरा फायदा उठाने के बाद अब जब वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है तो उसे छोड़कर तुम इस लड़की से मंगनी कर रहे हो। याद रखना, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं किसी भी दूसरी लड़की को तुम्हारे धोखे में नहीं आने दूंगी, क्योंकि तुम मर्द जात सिर्फ हविस के पुजारी होते हो। मेरी बात सुन के वो लड़की भी खड़ी हो गई, जो कि अब हैरत से कभी मुझे और कभी उस नौजवान को देख रही थी। वो कहने लगी, वजदान ये कौन है? तो वो कहने लगा, पता नहीं कौन पागल उठ के आ गई है। मुझे लगता है शायद मेंटल हॉस्पिटल से आई है। जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही है। रानिया, मैं इसको नहीं जानता, ये कौन है? मैंने चुटकी बजाई और कहा, ए मिस्टर, इधर मेरी तरफ देख के बात करो। देखो, मैं तुम जैसे लड़कों की चालबाजियों को अच्छे तरीके से समझती हूँ। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त से होगी, क्योंकि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। इसलिए अब इज्जत भी उसे तुम ही दोगे। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अभी मैं बात कर ही रही थी जब उस लड़की के वालिदैन लड़के के वालिद से कहने लगे, क्या आप लोगों ने तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच रखा था? शुक्र है इस लड़की ने आपके बेटे की असल शक्ल हमें दिखा दी। मैंने कहा, जी अंकल, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो तो इससे बच के रहे। इससे पहले कि वो लोग मंगनी की रस्म खत्म करके जाते तो वो नौजवान कहने लगा, 1 मिनट अंकल। फिर मुझसे काफी गुस्से से कहने लगा, तुम कैसे मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बर्बाद की है? मैंने कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवा देती हूँ, जो इस वक्त तो हॉस्पिटल में है, और मैं सीधा हॉस्पिटल से यहाँ आ रही हूँ। उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि आज तुम्हारी मंगनी है। वो कहने लगा, ये लड़की झूठ बोल रही है। ना मैं इसे जानता हूँ ना इसकी किसी दोस्त को। ये जानबूझ के मुझ पे इल्जाम लगा रही है और मैं नहीं जानता कि ये ऐसा क्यों कर रही है। मैंने कहा, ये नौजवान झूठ बोल रहा है। आप सब लोग मेरे साथ चले, अभी आपको सारा सच मालूम हो जाएगा। लड़की का बाप बहुत गुस्से में आ चुका था। वहां पर आए हुए मेहमान आपस में चहमगोइयां करने लगे। सब आपस में बातें करने लगे और वो कहने लगा, जितना मैं जान चुका इतना काफी है। मुझे अपनी बेटी की मंगनी इस शख्स के साथ नहीं करनी। भला कोई लड़की क्यों इतनी बड़ी बात आकर महफिल में करेगी? यकीनन आपके बेटे का कोई ना कोई कसूर तो होगा। ये कहकर उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहां से चले गए। मेरा काम भी हो चुका था। मैंने कहा, अगर अपनी मंगनी का सोग मना लो तो हॉस्पिटल में जाकर उस लड़की की खैरियत भी पूछ लेना, जिसे तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहकर मैं वापस पलट गई। वो मुझे हक्का बक्का देखता रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि मैं इतना बड़ा कदम भी उठा सकती हूँ। लेकिन मैं नेहा फारूक थी, मर्दों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली लड़की। यूनिवर्सिटी में जब भी औरत और मर्द पर बहस होती थी तो मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। मुझे ऐसे मर्दों से सख्त नफरत थी जो लड़कियों के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं और उन्हें प्यार के झांसे में फंसाते हैं। और मुझे उन मासूम लड़कियों से बस इतना गुस्सा जरूर था कि क्यों लड़कों की बातों में आके अपनी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए तैयार हो जाती हैं। फरवा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन उसने भी मुझसे ये बात छुपाई थी कि जिस ऑफिस में वो काम करती थी वहीं का बॉस उसके साथ मोहब्बत का खेल खेलता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी इज्जत बर्बाद कर दी। अब जब वो प्रेग्नेंट हुई और ये बात उसने अपने बॉस को बताई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बल्कि उसने ये कहा कि मैं हॉस्पिटल में तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ, तुम जाके अबॉर्शन करवा लो और अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि मैं तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को एम्प्लॉय तो रख सकता हूँ लेकिन उसे बीवी नहीं बना सकता। जब ये बात मैंने सुनी तो मेरे तन बतन में आग लग गई।
मेरी दोस्त उस वक्त हॉस्पिटल में थी। मैंने कहा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं उस शख्स को मजबूर कर दूंगी कि वो तुमसे निकाह करे। और इसीलिए मैं इस हॉल में पहुंच गई थी जहां उस शख्स की मंगनी हो रही थी, और उसकी सारी सच्चाई मैंने बयान कर दी। फिर वहां से मैं सीधा अपने घर गई। फिर मैंने फरवा को कॉल की। मैंने कहा मैंने तुम्हारा बदला उस शख्स से ले लिया है। वो कहने लगी क्या मतलब, अब क्या किया है तुमने? मैंने कहा मैंने जाकर उसकी मंगनी पे तमाशा लगा दिया, बता दिया कि उसने मोहब्बत का नाटक तुमसे किया था। पता है तुम्हें, लड़की वालों ने तो उसे मुंह पे इनकार करके वापसी की राह ले ली। अब ठिकाने आएगी उसकी अकल, मिलने भी आएगा तुमसे। वो कहने लगी किसकी मंगनी तोड़वा आई हो तुम वहां जाके? मैंने तुमसे कहा भी था कि ये अमीर लोग कभी भी हम गरीबों को नहीं अपनाते। और वो शख्स, वो तो उस लड़की से निकाह कर चुका है। मंगनी की रस्म के बजाय उसने निकाह किया था, और उसने मुझे अपनी वीडियो भी भेजी थी। मैंने कहा क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझे जो हॉल बताया था, मैंने वहां जाके ये सब तमाशा लगा दिया। वो कहने लगी कौन सा हॉल? मैंने कहा वही राजपूत मार्की। वो कहने लगी उस नाम के मार्की बहुत सी जगह पे बने हुए हैं, तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा वो जो गुलशन की साइड पे है, तुम्हारे हॉस्पिटल से कुछ दूर। वो कहने लगी वहां नहीं था उसका निकाह, उसका निकाह डिफेंस की तरफ था, और मुझे तो पहले ही पता था कि वो शख्स कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा, इसीलिए मैं खुदकुशी करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मैंने कहा फिर मैं किसकी मंगनी जाके तुड़वाई आई? मेरी बात सुन के फरवा कहने लगी मैंने तुम्हें पहले कहा था कि इतने गुस्से में मत आओ। तुमने तो ठीक से एड्रेस तक नहीं मुझसे पूछा, बस हॉल का नाम सुन के जल्दी से भाग गई। मैंने कहा ओ शिट। मैंने हाथ सर पे मारा। ना तो मैंने उस नौजवान को देखा था, ना मैं उसके बारे में जानती थी। बस फरवा की बात सुन के तो मेरा दिमाग खोल उठा, इसीलिए शायद जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठी। एक तो पता नहीं मैं इतनी जज्बाती क्यों थी, मुझे सोचना चाहिए था। पता नहीं किस बेचारे की मैंने जाके मंगनी तोड़वा दी। कुछ देर तो मुझे अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी और अफसोस हुआ, लेकिन फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, टूट गई तो टूट गई, लड़कों का क्या है, मंगनी तो थी, फिर किसी से हो जाएगी। मैं ज्यादा किसी भी बात को सर पे सवार नहीं रख सकती थी। अगले रोज जब मैं फरवा के पास आई तो वो रो रही थी। वो अपना अबॉर्शन करवा चुकी थी। मैंने कहा ये तुमने क्या किया? मैं दोबारा उस शख्स के पास जाती, उसकी बीवी को बताती, मैं उसे मजबूर कर देती कि वो तुम्हें अपनाता। मैं तो मीडिया के सामने उसको जलील करके रख देती। वो कहने लगी बस रहने दो, तुम नहीं जानती ना इन अमीरजादों को, ये बस दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करना जानते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि गलती शायद मेरी ही थी, जो मैं ये समझ बैठी कि ये अमीर लोग मोहब्बत में सच्चे और खरे होते हैं। लेकिन अब समझ में आ गया है कि कोई भी मखमल पर टाट का पेवन नहीं लगाता। मैंने ये सुनकर फरवा को अपने साथ लगाया। उसका जो नुकसान हुआ था, बहरहाल उसको उसके घर ड्रॉप किया, और यही कहा कि अब तुम्हें अपने घर वालों से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो कहने लगी ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हम दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, हमारे घर भी करीब थे, हालांकि कॉलेज भी हम लोगों का साथ था। मैं तो वैसे भी किसी से कोई बात नहीं छुपाती थी। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी, लेकिन फरवा अपने घर के हालात से तंग आकर जॉब करने लगी। उसके बाद मेरा उससे राब्ता काफी कम होने लगा, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाने लगी थी, और फिर मुझे शुरू से ही सहाफी बनने का बहुत शौक था। सहाफी तो खैर नहीं बनने दिया गया, क्योंकि मेरे वालिद की तरफ से मुझे इजाजत नहीं थी। अलबत्ता औरतों के हक में जहां भी नारेबाजी होती, मैं वहां सबसे पेश पेश नजर आती। लेकिन इस चक्कर में मैं अपनी दोस्त को फरामोश कर बैठी थी। फिर वो भी मुझसे बहुत कम मिलती थी। मुझे लगा था कि अपनी जॉब में मसरूफ हो गई है। ये नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और अब जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो कहने लगी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं उसके साथ हॉस्पिटल आ गई, लेकिन जो खबर उसने मुझे सुनाई, वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। भला कैसे कोई शख्स इतना बड़ा धोखा दे सकता है मोहब्बत के नाम पर? हाँ, लेकिन मर्द से कोई भी उम्मीद रखी जा सकती है। वफा तो सिर्फ औरत का गहना होता है, मर्द तो होते ही बेवफा है। बहरहाल पता नहीं जल्दबाजी में मैं क्या गलती कर बैठी थी। उन्हीं दिनों हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ रेप किया गया था, और रेप करने के बाद उसे जान से मार दिया गया था। इस वाक़े की जब खबर मुझे मिली तो मेरे होश उड़ के रह गए। यूनिवर्सिटी के लड़कों ने ही उस लड़की को
धोखे से कमरे में बुलवाया, फिर उसके मुंह को बंद करके उसके हाथ पीछे बांध के उसके साथ रेप करके उसे जान से मार डाला। सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई थी और मीडिया में वीडियोस बना बना कर इस किस्से को उछालना चाहती थी। मैं चाहती थी उस लड़की को इंसाफ मिले। आखिर उसके साथ ज्यादती हुई थी और वो ज्यादती करने वाले ऐसे दंदनाते क्यों फिर रहे थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ जो आवाज उठाता है सबसे पहला पत्थर उसी को खाना पड़ता है, और यही मेरे साथ हुआ था। यूनिवर्सिटी में जब मैंने उस लड़की के हक में आवाज उठाना शुरू की तो एकदम ही बहुत कुछ मेरे साथ होना शुरू हो गया। कहा जा रहा था कि ये लड़की झूठी खबरें फैला रही है, उस लड़की ने खुद ही खुदकुशी की थी, उसके साथ किसी किस्म का भी कोई रेप नहीं किया गया था। लेकिन जब मैंने ये बात सोशल मीडिया पर कहनी शुरू की तो मुझ पर पथराव किया गया। मेरे साथ और भी बहुत सी लड़कियां मौजूद थी, लेकिन सबसे ज्यादा पत्थर मेरे ही सर पर लगे थे। फौरन से वहां पुलिस पहुंच गई, हंगामा आराई शुरू हो गई। मेरे सर पे बहुत जोर की चोट आई थी, यहाँ तक कि मैं होश की दुनिया से ही गाफिल हो चुकी थी। जब मुझे होश आई तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे सर पे पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मेरी वालिदा मेरे फोल्डिंग बेड के बराबर में कुर्सी रखे, हाथ में तस्बीह पकड़े, साथ साथ रो रही थी और साथ साथ न जाने क्या पढ़ के मुझ पर फूंक रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कहने लगी, कमबख्त, क्या जरूरत पड़ी थी तुझे मौला जट बनने की? तू अकेली क्या पूरे पाकिस्तान के निजाम को सुधार देगी? मैंने कहा, अम्मा, मैंने हक की बात कहने के लिए आवाज उठाई थी, और आप ही तो कहती हैं कि इंसान को सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। तो वो कहने लगी, मैंने अपनी बातें वापस ली। खुदा के लिए लड़की, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, बस कर दे मेरी माँ। मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ जोड़े, फिर बाद में अपने आंसू साफ करने लगी, फिर कहने लगी, शुक्र कर तेरी जान बच गई। मैंने उठ के बैठने की कोशिश की तो मेरे होश उड़ के रह गए, क्योंकि मेरे पाँव नहीं हिल रहे थे। बहुत शदीद दर्द था। जो मैंने पाँव की तरफ नजरें दौड़ाई तो पूरा पाँव आखिर तक पलस्तर और पट्टियों में जकड़ा हुआ था। मैंने कहा, अम्मी, मेरे पाँव को क्या हुआ? तो मेरी माँ कहने लगी, हड्डी टूट गई तेरे पैर की, कमबख्त, अब लंगड़ा लंगड़ा के कर तकरीरें, अब झंडा उठाना हक की खातिर। तौबा, मैं तो ये सोच रही हूँ कुछ दिनों में तेरे लिए रिश्ता आने वाला था, क्या कह के टालूंगी कि मेरी लड़की 1 महीने के लिए लंगड़ी हो गई है। खुदारा 1 महीने बाद तशरीफ लाइएगा। तुमने तो मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। मुझे पता होता कि तुम सहाफत इसलिए पढ़ना चाहती हो तो मैं तो तुम्हें घर बिठा देती, बल्कि अब तक तुम्हारी शादी करके तुझे दफा कर देती। मैंने कहा, अच्छा छोड़े ना रिश्ते को, ये बताए अब्बा कहाँ है? वो कहने लगी, दवाइयाँ ला रहे हैं तुम्हारी, और उन्होंने कहाँ जाना है। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी थी। 2 बड़ी बहनें थीं जो शादीशुदा थीं और भाई कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे पाँव की हड्डी कब टूटी और कैसे, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। कुछ ही देर बाद मेरे हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और जिस शख्स को मैंने अंदर आते देखा तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो वही नौजवान था जिसकी गलती से मैंने मंगनी तुड़वा दी थी। उसे देखकर तो मैं अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। फौरन से तकिए पे लेट गई, अपना रुख बदल लिया। वो बड़े इत्मीनान से मेरे पास कदम कदम बढ़ा के पहुंचा, फिर नर्स से कहने लगा, इनका बीपी चेक करें और फीवर भी चेक करें। लहजा काफी सख्त था। मेरी वालदा कहने लगी, बेटा, मेरी बेटी कब तक ठीक हो जाएगी? कहने लगा, 10 दिन तो शायद यहीं अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। 10 दिन के बाद हम एक्सरे करके देखेंगे कि इनकी हड्डी ऐसे ही जुड़ जाएगी या फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। 10 दिन से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने अभी तक अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ रखा था ताकि वो नौजवान मुझे पहचान ना पाए। शायद वो कोई डॉक्टर था, बातों से तो ये लग रहा था। हाँ, जल्दी जल्दी उससे चेहरा छुपाने के चक्कर में मैंने ये गौर करने की कोशिश ही नहीं की कि उसने व्हाइट कोट पहन रखा है कि नहीं। फिर वो मेरे करीब आया, मेरी ड्रिप चेक करने लगा, फिर मेरे वालिदैन से कहने लगा, देखिए, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप घर जाएं और जाके आराम करें। सुबह से आप दोनों परेशान हैं। मेरी वालदा कहने लगी, बेटा, मैं यहीं रुक जाऊंगी अपनी बेटी के पास। तो वो कहने लगा, देखिए, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है और आपको यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आप जाइए, अगर कोई भी मसला हुआ तो मैं आपको कॉल करके बुला लूंगा, लेकिन यहाँ के रूल्स ऐसे हैं कि हम किसी को भी यहाँ रुकने नहीं देते। इससे पहले कि मेरी वालिदा वहां से बाहर जाती,
मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, अम्मी आप यहीं रुक जाए। मेरे वालिद कहने लगे, बेटा तुम्हें यहाँ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, तुम्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मेरी वालदा कहने लगी, हाँ तुम अब आराम करो, मैं सुबह ही सुबह तुम्हारे लिए यखनी पुलाव बना के ले आऊंगी, और भी कुछ खाना है तो बता दो। मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर मेरे वालिद और वालिदा दोनों जा चुके थे। मेरा रुख दूसरी जानिब था। मैं चाह रही थी कि ये डॉक्टर भी जल्दी से बाहर निकल जाए। वो चुपचाप मेरी ड्रिप चेक कर रहा था। फिर कहने लगा, इनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं कि नहीं? नर्स कहने लगी, नहीं सर सुबह आएंगी। तो वो कहने लगा, ओके ठीक है तुम जाओ। जब उसने नर्स को भी बाहर भेजा तो फिर मेरी जान निकलनी शुरू हुई। जैसे ही नर्स बाहर गई और कमरे का दरवाजा बंद हुआ, वो मेरे पास ही खड़ा था। उसकी नजरों की तपिश मुझे नर्वस कर रही थी। मैंने झट से आंखें बंद कर ली। वो कहने लगा, जरा अपना चेहरा इधर करना। उसकी बात ने तो मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की तरह से दौड़ाया था। मैंने कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है, शायद नींद के इंजेक्शन का असर हो रहा है। वो कहने लगा, मैंने ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं लगाया कि तुम्हें नींद आने लगे, जरा अपना फेस इधर करो। इस बार उसका लहजा काफी कड़क था। मैंने डरते डरते आंखें खोली और घबराते घबराते अपना रुख उसकी तरफ किया। जैसे ही मेरी नजर उसकी तरफ पड़ी तो वो हाथ बांधे मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। उसने व्हाइट कोट पहन रखा था, स्टेथोस्कोप गले में लटकाया हुआ था। वो कहने लगा, तुम वही लड़की हो ना जो किसी आंधी तूफान की तरह मेरे मंगनी के हॉल में दाखिल हुई थी और मेरी अच्छी खासी होने वाली मंगनी को तुड़वा कर उसी तेज आंधी तूफान की तरह वापस भी चली गई थी। तुम वही हो ना? मैंने फौरन से नफी में सर हिलाया और बिल्कुल नाफहमी से कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करती, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, नहीं, तुम्हारा चेहरा तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुझे पूरा यकीन है तुम 100% वही लड़की हो। मैं बेहद घबरा रही थी। कहने लगा, तुम्हें अंदाजा है तुमने मेरे साथ क्या ड्रामा किया था? पिछले 3 महीने से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम मुझे मिल ही नहीं थी कहीं। उस वक्त ऐसा मौका नहीं था कि मैं तुम्हारा पीछा करता। अब मुझे बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया था? और दिखाओ मुझे अपनी वो दोस्त जिसकी जिंदगी मैंने बर्बाद की है, जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे तो पता भी नहीं चला मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बड़े सख्त लहजे में कह रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर मैंने कहा, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। वो कहने लगा, अभी तो तुम्हें घबराहट भी होगी, सीने में भी दर्द उठेगा, हो सकता है हार्ट अटैक भी हो जाए, लेकिन मैं अपना जवाब लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। कल से जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा दिमाग घूम के रह गया है। 3 महीने से मैं तुम्हें ढूंढने के चक्कर में घिन चक्कर बन चुका हूँ कि एक ऐसी लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं, जिसे मैंने पहले कभी देखा तक नहीं, वो आनन फानन मेरी मंगनी के फंक्शन में आती है और मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे बिना कोई सबूत दिए चली जाती है, और मैं उसकी शक्ल देखता रह जाता हूँ। चलो उठो और बैठो और मेरे सवाल के जवाब दो। काफी गजबनाक लहजे से उसने ये कहा था। मजबूरन मुझे उठ के बैठना पड़ा। वो अभी भी गुस्से से ही मुझे देख रहा था। मैंने कहा, देखें, वो सब मैं गलत फहमी में कर गई थी। मुझे किसी और के हॉल में जाना था और मैं गलती से आपके हॉल में आ गई। आई एम सॉरी। वो कहने लगा, वाह, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो भी गलत फहमी में। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मेरे घर वाले मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। पूरी बरादरी के सामने आपने मुझे ठीक बदनाम करके रख दिया, मेरे किरदार को मशकूक करके रख दिया, और अब आप कह रही है आई एम सॉरी। इसका हर्जाना कौन भरेगा? मैंने कहा, देखिए, बात ही कुछ ऐसी थी। उस शख्स ने मेरी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो उसका बॉस था, उसके ऑफिस में काम करती थी वो, और उसके बॉस ने उसके साथ मोहब्बत के झूठे वादे किए और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब खुद बताए, मुझे गुस्सा नहीं आता तो क्या होता? बस मुझसे हॉल के चक्कर में गलती हो गई। वो कहने लगा, आपकी इस गलती ने मुझे बदकिरदार बनाकर मेरी फैमिली के सामने खड़ा कर दिया। आपको इस बात का अंदाजा है? मैंने कहा, लगता है यकीनन आपने मुझे खूब बद्दुआएं दी हैं, तभी देखे मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। और आपको पता है, चंद दिन बाद मेरा रिश्ता आने वाला था, अब समझे वो भी कैंसिल हो गया।
मेरी वजह से आपका रिश्ता टूटा और आपकी बद्दुआ की वजह से मेरा रिश्ता टूट जाएगा। तो देखिए, हिसाब तो बराबर हो गया ना, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। वो कहने लगा, ऐसे कैसे बराबर हो गया? हिसाब तो मैं बराबर करूंगा, क्योंकि आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, जिसकी वजह से पूरी बिरादरी मुझे शक भरी नजरों से देख रही है। कोई मुझे अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। अब मैं उसकी बात का भला क्या जवाब दे सकती थी। मैंने कहा, देखिए, मैं आपके घर वालों के सामने माजरत कर लेती हूँ। वो कहने लगा, उससे क्या होगा? मेरे वालिदैन कहेंगे कि मैंने तुम्हें डराया धमकाया है। बहरहाल तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये कहने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुकून से गहरा सांस लिया। मैंने कहा, शुक्र है बला टली। लेकिन वो बला तो जैसे मेरी जान को आ गई थी। अगले रोज सुबह वो डॉक्टर फिर से मेरे कमरे में मौजूद था। वो नर्स से कहकर मेरा बीपी चेक करवा रहा था, फिर मेडिसिन भी दे रहा था। नर्स मुझे मेडिसिन देके चली गई, लेकिन वो वजदान का बच्चा वहीं खड़ा रहा। मेरी फाइल चेक करने के बाद कहने लगा, रात को नींद तो ठीक से आई थी आपको? मैंने कहा, जी, मैं तो आराम से सो गई थी। मैं चाहती थी बस वो जल्दी से यहां से चला जाए। फिर फाइल बंद करके उसने एक तरफ रख दी। मेरे पास आया, कहने लगा, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। बार बार अपनी मंगनी की रात याद आती रही और मेरा खून खौलता रहा। तुम जानती हो तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। एक तो वैसे खूबसूरत लड़कियों का मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। ज्यादातर तो तुम जैसी एवरेज किस्म की लड़कियां देखने को मिलती है। बड़ी मुश्किल से मुझे वो लड़की मिली थी जो बिल्कुल मेरी आइडियल थी, लेकिन तुमने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब बताओ, मैं कहां से वैसी खूबसूरत लड़की अपने लिए ढूंढूंगा? इस बात पे मुझे अच्छी खासी तप चढ़ी। मैंने कहा, आपकी आंखें हैं या टिच बटन? मैं आपको एवरेज लड़की नजर आती हूँ? आपकी शायद आंखें खराब है। मेरा शुमार अच्छी खासी खूबसूरत लड़कियों में होता है। मैंने एक अबरू चढ़ा के कहा, क्योंकि मैं वाकई खूबसूरत थी और मुझे अपनी खूबसूरती का बखूबी अंदाजा भी था। वो कहने लगा, अच्छी खासी खूबसूरत, और वो भी तुम। माय गॉड! ये कहते हुए वो दांत निकाल के हंस रहा था। मेरा जी चाहा उसका मुंह तोड़ दूं। कहने लगा, तुम्हारी वीडियो मोबाइल पे देखी थी मैंने। काफी फसादी किस्म की लड़की हो तुम। ये कहते हुए उसने सिरिंज में इंजेक्शन भरा। मैंने कहा, मैं हक की खातिर आवाज उठाने वालों में से हूं। मेरी बात सुनकर वो तंजन मुस्कुराया। कहने लगा, इसकी खातिर चाहे अपनी टांग ही क्यों ना टूट जाए और सर ही क्यों ना फट जाए। मैंने भी जज्बात में आके कह दिया कि हाँ, बेशक जान चली जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो इंजेक्शन मेरी तरफ लेके आया, तो मैंने कहा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे बहुत डर लगता है, दर्द होगा। वो कहने लगा, हैरत है, फटे हुए सर और टूटे हुए पाँव में दर्द नहीं हो रहा तुम्हें, और इंजेक्शन के दर्द की फिक्र है। चलो ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ। ये कहकर उसने मुझे इंजेक्शन लगाया। मैंने आंखें जोर से मीच ली। इंजेक्शन लगाने के बाद कहने लगा, अब मैं घर जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी रात की होती है, रात को मुलाकात होगी। वो मुझसे यूं बेतकल्लुफ था जैसे हमारे बड़े अच्छे मरासिम रह चुके हों। वो कमरे से जा चुका था। कुछ देर बाद मेरे वालिदैन आ गए। मैंने अब्बा से कहा, प्लीज अब्बा, मैं अब ठीक हूँ, मुझे आप घर वापस ले जाएं, मुझे नहीं रहना यहाँ। तो अब्बा कहने लगे, 8 दिन से पहले तो मुमकिन नहीं है ये, अभी तो तुम्हारा पाँव इस काबिल नहीं है कि तुम चल सको। बहरहाल मैं उस डॉक्टर खड़ूस का सामना नहीं करना चाहती थी। पता नहीं उसकी नजरों में ऐसा क्या था कि मैं एक बाएतमाद लड़की होते हुए भी उससे घबराने लगी थी। जैसे ही रात हुई, मेरी वालिदा मुझे खाना खिलाकर वापस चली गई और मैं जल्दी से सोती बन गई। मैं चाहती थी जब वो डॉक्टर वापस आए तब तक मैं सो चुकी हूँ, ताकि वो मुझसे कोई भी ज्यादा सवाल जवाब ना करे। या शायद मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये निदामत थी कि मेरी गलती की वजह से उसकी मंगनी टूट गई और वो लोगों की नजर में मशकूक हो गया। जैसे ही कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने आंखें बंद कर ली। अब अंदर आने वाला डॉक्टर वजदान ही था। उसके साथ शायद नर्स मौजूद थी। मुझे देख के कहने लगा, आप सोने का ड्रामा ना करें, क्योंकि मुझे पता है आप जाग रही हैं। फिर नर्स से कहने लगा, आप इसकी ड्रिप चेंज करते हैं और जो मेडिसिन मैं लिख के दे रहा हूँ उसी की ड्रिप लगा दें। वो कहने लगी, मैं भी वार्ड बॉय से सामान मंगवाती हूँ। ये कहकर वो नर्स बाहर चली गई। मैंने आंखें खोली तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर कहने लगा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। आप ऐसा करें, मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दें। कहने लगा, मैंने इस मामले में आपसे नहीं पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि आपकी चोरी पकड़ी गई
तो आपको उस हवाले से कैसा महसूस हो रहा है? फिर वो मेरे बेड के पास रखी कुर्सी पे बैठ गया। कहने लगा, मैं सोच रहा हूं कि लड़की तुम भी खूबसूरत हो और तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि शादी तुमसे कर लो। नुकसान तुमने किया है तो हर जाना भी तुम्हें भरना चाहिए। ये सुनकर तो मेरा ऊपर का मीटर एकदम शॉर्ट हो गया। मैंने कहा, आपने ये सोच भी कैसे लिया? आप मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हैं? मैंने गलती की थी और उसकी माफी मांग ली है। देखे, मैं ये इजाजत हर किसी को नहीं देती कि वो यूं मुंह उठा के मेरे बारे में शादी की बातें करे। मेरी बात पे कहने लगा, नहीं, आप मुझे वाकई अच्छी लगी है, आप कहें तो मैं अपने वालिदैन से बात कर लेता हूँ। मैंने कहा, जी नहीं, क्योंकि मुझे आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मैंने साफ मुंह पे इनकार कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे उसका चेहरा बुझ सा गया हो। मैंने कहा, प्लीज आप यहां से जा सकते हैं, मैं सोना चाहती हूँ और जल्द अज जल्द मेरी इस हॉस्पिटल से जान छुड़वाए। मैं घर पे रह के भी एहतियात कर सकती हूँ। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बड़े बुझे दिल के साथ वो मेरे कमरे से बाहर जा चुका था। मैं दोबारा से आंखें बंद करके लेट गई। नर्स आई, मुझे दूसरी ड्रिप लगा के चली गई। लेकिन आधी रात को जैसे ही दरवाजा खुला और मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि डॉक्टर वजदान ही होगा। मैंने आंखें फौरन से बंद कर ली। फिर कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं यूं जाहिर कर रही थी कि जैसे सो चुकी हूं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जो कुछ मेरे साथ उसके बाद होने वाला था वो तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अचानक से किसी ने मेरे मुंह पे हाथ रखा। मैंने झट से आंखें खोली तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि आगे मेरे कमरे में आने वाले कोई नकाबपोश थे, जिनमें से एक ने मेरे मुंह पे हाथ रखा, दूसरे के हाथ में पिस्टल थी। जिस शख्स के हाथ में पिस्टल थी उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल के दिया। कहने लगा, इसका मुंह बांधो। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। तब तक वो मेरे मुंह पे रुमाल बांध दिया गया। मेरे हाथों को ड्रिप से आजाद करके उसे मेरे फोल्डिंग बेड के लोहे के किनारों से बांध दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये नकाबपोश कौन है और मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। उनमें से एक नौजवान कहने लगा, बहुत शौक था तुम्हें उस लड़की के हक में आवाज उठाने का। तुम्हारा हम इसी हॉस्पिटल के इसी कमरे में वो हशर करेंगे कि तुम याद करोगी। ये सुनकर तो जैसे मेरी जान निकली। उनमें से एक शख्स ने मेरे जबड़े अपने हाथ में लिए और जोर से दबाए। मेरे मुंह पर पट्टी ना बंधी होती तो एक दिल खराश चीख मेरे मुंह से जरूर बरामद होती। और फिर दूसरे ने हॉस्पिटल का गाउन जो कि मैंने पहन रखा था उसे उतारने की कोशिश करने लगा। मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे, मुंह भी बंधा हुआ था। एक पांव में फ्रैक्चर था, लेकिन दूसरे पांव से मैं अपना बचाव कर रही थी। मैंने अपना घुटना उस शख्स के पेट में जोर से मारा। मैं चाह रही थी कि किसी न किसी तरह मेरे मुंह से वो पट्टी खुल जाए। जैसे ही घुटना उसके पेट में लगा वो मुझे मुगलियात बकने लगा। कहने लगा, कमीनी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो शख्स मेरे करीब आ गया। मैं रोने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि हॉस्पिटल के एक कमरे में मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल भी कोई खेल सकता है। उस शख्स ने जैसे ही मेरा गाउन उतारना चाहा तो उसी वक्त दरवाजे पर बहुत जोर की दस्तक हुई। वो दोनों घबरा गए। बाहर डॉक्टर वजदान की आवाज थी। वो कह रहे थे कि जो कोई भी है दरवाजा खोले, वरना हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उसके अलावा दूसरे स्टाफ मेंबर्स की भी आवाजें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे दरवाजे के बाहर बहुत से लोग हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। फिर फौरन वो दोनों नौजवान खिड़की के रास्ते भाग गए। जैसे ही दरवाजा खुला तो डॉक्टर वजदान बेहद परेशान था। मुझे देखते उन्होंने फौरन मेरे मुंह की पट्टी खोली। मैं रोए जा रही थी। फिर मेरे हाथ को पकड़ के कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, ये दोनों नौजवान पकड़े जाएंगे। वो तो शुक्र है मैंने कैमरे में देख लिया था। मैं उठ के बैठ गई। नर्स मेरे पास आ गई। कहने लगी, आप फिक्र ना करें, वो दोनों पकड़े गए हैं और पुलिस पहुंचने वाली है। हमारे गार्ड्स ने उन दोनों को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया है। अल्लाह ने आपकी इज्जत बचा ली। अगर डॉक्टर वजदान उस वक्त कैमरे की फुटेज ना देखते तो। ये कह के नर्स चुप हो गई और मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। डॉक्टर वजदान जा चुका था। अब सिर्फ वो नर्स मेरे पास बैठकर मुझे तसल्लियां दे रही थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर वापस आया और एक गहरी सांस ली। फिर कहने लगा, पुलिस उन दोनों को ले गई है। ये वही नौजवान थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में उस लड़की की इज्जत को बर्बाद किया था। तुमने मीडिया में इस बात को बहुत उछाला था, इसलिए वो तुमसे बदला लेने आए थे। लेकिन फिक्र ना करो, तुम अब सेफ हो।
फिर कहने लगा, मैं कल तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दूंगा, बस अपनी केयर करनी है। मुझे अपने अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाते, मैंने कहा, डॉक्टर विजदान। मेरे पुकारने पर वो एकदम पलटा, फिर चलते हुए वापस मेरे पास आया। कहने लगे, जी कहिए। मैंने कहा, आई एम सॉरी। वो कहने लगे, सो व्हाट? मुझे तो लगा था कि आप शुक्रिया अदा करेंगी। नजर का चश्मा अपनी उंगली से नाक से ऊपर करते हुए उन्होंने आंखें जमाते हुए कहा। मैंने कहा, वो मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, मेरी वजह से आपको बहुत नुकसान भी हो गया, आपका रिश्ता भी टूट गया, आप लोगों की नजर में मशकूक भी हो गए। तो वो कहने लगा, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। बहरहाल मुझे खुशी है कि आप सेफ हैं। मैंने कहा, आप मेरे लिए रिश्ता बेच सकते हैं? अब मैं इनकार नहीं करूंगी। मेरी बात सुन के बड़ी हैरत से उन्होंने मुझे देखा और मैंने नजरें चुरा ली। कहने लगे, मैंने आपकी मदद की है तो आप एहसान उतारने के लिए तो ये बात नहीं कर रहे। मैंने कहा, नहीं, एहसान के लिए नहीं कह रही, बस इसलिए कह रही हूं कि जो शख्स मेरी इतनी गलतियों के बाद भी मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है, वो मेरा मुहाफिज बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। मेरी बात पर एक दिल अफरोज मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई थी। कहने लगे, ठीक है। अगले ही रोज मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। चंद रोज बाद मेरा रिश्ता भी डॉक्टर वजदान से तय हो गया। 15 दिन बाद मेरा पांव का प्लास्टर भी उतर चुका था, मैं चलने फिरने भी लगी थी। 2 माह बाद जब मेरी शादी डॉक्टर वजदान से हुई, तब तक मैं ठीक हो चुकी थी। मैं दुल्हन बनी डॉक्टर वजदान के कमरे में बैठी थी, दिल में उसी शख्स की मोहब्बत लिए। मैं ये सोच रही थी कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जिस लड़के की मंगनी में तुड़वाने जा रही हूँ, उसकी शादी मुझसे हो जाएगी। क्या शायद इसे ही किस्मत का लिखा कहते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर वजदान कमरे में आए। मुझे मुस्कुराता हुआ देख के दरवाजा बंद किया, फिर मेरे पास आकर बैठ गए। कहने लगे, मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा। जब तुमने इनकार किया था तो मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट गया था। मैं तो सोच रहा था कि अब क्या करूं। बरादरी में तुम मुझे बदनाम कर चुकी थी, खुद भी इनकार कर दिया था, और सच पूछो तो मुझे तुम पे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी था। लेकिन तुम्हारी वीडियो फुटेज देखकर मेरी जान निकल गई थी। जब मैंने तुम्हारे कमरे में दोनों नौजवानों को जाते देखा और तुम्हारे हाथ बांधते देखा तो मेरी जान निकल गई थी। हॉस्पिटल में हर कमरे में कैमरे लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर हम पेशेंट के अलावा किसी को भी रुकने नहीं देते, इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, बस एक वादा चाहिए तुमसे कि हर हालात में मेरा साथ देना, क्योंकि मेरी ड्यूटी एक डॉक्टर की ड्यूटी है, जिसमें दिन रात किसी भी वक्त मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मैंने कहा, मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। वो शख्स वाकई तारीफ के काबिल था और आला ज़र्फ था, वरना उसकी जगह कोई और होता तो शायद मुझसे बहुत बुरा बदला लेता। लेकिन जिस मोहब्बत से डॉक्टर वजदान ने मुझसे ये रिश्ता निभाया है, मेरे दिल में उसकी कदर और इज्जत और भी बढ़ गई है, और मोहब्बत भी।